कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाया, आप साथ फ्यूचर पास्ट में नहीं आए थे। अब क्या हो गया? जब बहुत ज्यादा जरूरत है तब एकला चलो की राह पर हैं, सवाल उठाते हुए वो भी कांग्रेस पर। पहली चीज की मैं इस बात से मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एकला चलो की राजनीति विपक्ष कर। विपक्ष मुद्दों के आधार पर एकदम एकजुट और एक साथ खड़ा है। उसको किसी यात्रा से आप क्यों जोड़ करके दें? भाई वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा कर रही है। कर तो सभी भाजपा के ही खिलाफ रहे हैं। महंगाई हो या बेरोजगारी चरम सीमा पर है, डबल डिजिट में महंगाई चल रही है, अभी तक ये रोक नहीं सके। झूठ की पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये बता रही थी हमारी प्रवक्ता। तो ये जो कहती हैं वो करती हैं। न बुलेट ट्रेन का एक पिटलाइन बिछा, न काला धन वापस आ सका। अब उस पर बात नहीं होती। 50 दिन में एक सपनों का भारत बना करके देख रहे थे, दे रहे थे नोटबंदी के बाद। वो सारी चीजें हैं। जीएसटी की विफलता भी आपके सामने है। और हम विदेश यात्रा तो इतना किए, मेक इन इंडिया का शेर पलट गया है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि चीन हमेशा भारत माता की छाती पे बैठा रहता है और ये हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुरक्षा कहीं ना कहीं सेना के हाथ बांध रखे हैं। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं कि देखिए, जब कोई राजनीतिक दल सामाजिक यात्रा करता है तो वो भी राजनीति से प्रेरित होती है, और राजनीति को हमेशा सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति के बिना समाज चल नहीं सकता है। वही तो एक नीति होनी चाहिए ना जो देश के डेवलपमेंट्स को जोड़ती हो। तो क्या समाज राजनीति से परे है? क्या नहीं परे है। इसलिए कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि एक तरफ से वो सामाजिक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल कर रहा है तो देश की शुचिता के नीतियों पर भी बात होगी, और हम सारे लोग भावनात्मक रूप से उनके साथ। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति को कांग्रेस का साथ नहीं पसंद है तो हाथ नहीं पसंद। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कह रहा हूं। तो इस बयान का क्या मतलब है कि कांग्रेस से हमारी विचारधारा एकदम अलग है और बीजेपी से कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पर कांग्रेस विरोधी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए फिर? इसमें कहीं दो राय नहीं। हम दोनों लोगों की विचारधाराएं एकदम अलग है, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की ही पूंजीवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन वो एक हद तक थे। ये तो असीमित हो गए, दो ही की झोली में पूरा देश डाल दिया। कोई कांग्रेस की नीति से अलग हट करके इन्होंने नीति थोड़ी ना बनाई है, उसी नीति पे चले। लेकिन कांग्रेस में फिर भी शुचिता थी, इनके अंदर तो अशुचिता ही अशुचिता है कि पूरे देश को उठा करके इन्होंने चंद जमातों के बीच में रख दिया है। और कांग्रेस सांप्रदायिक दल नहीं है, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर देश की जनता भंग असेंबली देती है तो बिल्कुल विपक्षी दल एक साथ होकर के खड़ेंगे। मैं आपको खुला कह रहा हूं इस बात, और वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होंगे। राजीव रंजन जी ने जिस बात को कहा है, उन्होंने एक अपनी डर और एक सोच बताया है कि मोदी नहीं एक आंधी है, लेकिन इनको यह भी सोचना चाहिए कि वैसी आंधी को हर स्टेट में पराजय भी मिली है, और बुरी तरीके से। मैं आपकी इस बात पे ना राजीव से थोड़ा बात करना चाहूंगी। आपने हंग असेंबली की बात की है। अभिषेक जी, मैं आ रही हूं आपके पास। राजीव, ये जितने डिस्कशन हमने किए हैं उसमें आज एक नई बात निकल कर आई है कि अच्छा है, ऐसा मैंडेट मिलता है कि हंग असेंबली की तरफ बढ़े। 24 का जो रिजल्ट आएगा तो विपक्ष एकजुट हो पाएगा। कपिल जी कह रहे हैं, क्या आपको ऐसे सूरत हाल नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, हंग पार्लियामेंट की बात तो तब, देखिए ये सारी बातें गठबंधन, एक होता है प्री पोल अलायंस, एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। पहले तो कपिल जी की बात को मैं कह दूं कि मैंने ये कहीं नहीं कहा आज तक ज़िंदगी में कि नरेंद्र मोदी की आंधी है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होंगे तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से कोई बड़ा चेहरा दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक चुनावी राजनीति और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी अगर इस यात्रा, ये राजनीतिक यात्रा न भी हो, सामाजिक यात्रा हो, और कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि चुनावी राजनीति में हार जीत, चुनावी राजनीति में जीत, इतनी जगह हार, इतनी जगह हार। सवाल ये नहीं है, और मैंने पहले भी कहा है कि चुनावी हार के बाद जो राजनीतिक दल के नेता हैं, जो विचारधारा पर राजनीति करते हैं, वो परचून की दुकान नहीं खोल लिया करते। वो अपने संघर्ष करते हैं, अपनी विचारधारा को जनता के सामने ले जाते हैं, और लगातार सत्ता से लोहा लेते हुए अपनी बातों को कहते
कहते हुए इस देश में बहुत सारे ऐसे महान नेता पैदा हुए हैं जो लगातार अपनी विचारधारा की राजनीति करते रहे, राष्ट्रीय स्तर पर जाने गए, महान नेताओं की श्रेणी में है, लेकिन कभी वो सरकार का हिस्सा नहीं रहे, कभी वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं भी हो पाए और रहे भी तो बहुत कम दिन तक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी अपनी विचारधारा की राजनीति छोड़ देगा। राहुल गांधी अपनी एक विचारधारा की राजनीति को लेकर के, जिसमें सबका समावेश करके वो एक बात कह रहे हैं, उनके चुनाव हारने जीतने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। यही भारतीय जनता पार्टी जो अजेय अपराजेय लग रही है, 1984 में इसके बारे में यही कांग्रेस के लोग मजाक में कहते थे, हम दो हमारे दो, यानी अटल जी और आडवाणी जी, और उनके जो दो आंध्र प्रदेश के और गुजरात के 2 सांसद 84 में जीत के आए थे। ये कहते थे कांग्रेस वाले कि हम दो हमारे दो की पार्टी है। तो ये लेकिन अगर बीजेपी वहीं बैठ जाती तो क्या आज नरेंद्र मोदी अमित शाह होते और अपनी विचारधारा पर सतत संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को ये पूरा हक है, राहुल गांधी 52 साल के हैं, अभी उन्हें पूरा है कि उन्होंने नया प्रयोग किया है, नया काम किया है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, 40 सालों में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता इस तरह का काम करने के लिए सड़क पर उतरा है। उसे जन समर्थन चुनाव में कितना मिलता है नहीं मिलता ये अलग सी बात है, लेकिन आज की तारीख में पोस्ट पोल अलायंस की बात तो देखिए, वो सबसे आसान काम होता है राजनीतिक दलों के लिए। ऐसी कोई पार्टी देश में नहीं है जो अगर आप देखें, अखिलेश यादव को देखें, समाजवादी पार्टी, जब से वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव 2012 के बाद उतने सक्रिय नहीं रहे। 14 का चुनाव अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए रहे, 5 सीटों पर सिमटी लोकसभा में समाजवादी पार्टी। 2017 में जब वो चुनाव में जा रहे थे, उन्होंने नया प्रयोग किया कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें दी और यूपी को ये 7 पसंद है के साथ आए। कितनी सीटें कांग्रेस को मिली और उसकी वजह से उनको खुद की सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में उन्होंने सोचा, नया प्रयोग किया, फिर 2019 में नया प्रयोग किया, बीएसपी के साथ गए, जिसके साथ पिछले 25 वर्षों से लगातार शत्रुता का भाव जमीनी कार्यकर्ताओं में रहा है, उनके साथ गठबंधन का प्रयोग किया। हुआ क्या, इनकी 5 सीटें लोकसभा में थी, 5 रह गईं और उसके बाद मायावती की 0 थी, वो 10 पहुंच गई। 2022 में अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया, पिछड़े के नेताओं को एकजुट किया और मेरी जानकारी के मुताबिक जितने पिछड़े नेताओं को इन्होंने एकजुट किया था 2024 के पहले, वो सब फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कदम आगे बढ़ाने लगे हैं। मैं कहें तो नाम भी ले सकता हूं और मुझे पक्की जानकारी है कि कुछ पिछड़े नेता जो 2022 में अखिलेश यादव के साथ कंधा से कंधा मिला रहे थे, 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, जा रहे हैं, बस समय का इंतजार है। और राजीव, ऐसा नहीं है कि ये बात एसपी को नहीं पता होगी, बीएसपी को नहीं पता होगी, इनको भी पता होगी कि ये छोटी छोटी बिल्कुल पार्टियां हैं, वो बीजेपी का साथ ढूंढ रही हैं अब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।